AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक सीरीज सिविल मंत्रा। आज हम लोग अपने सब्जेक्ट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर में यूनिट 4 का वन शॉट पे डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जैसा कि आप जानते हैं कि वन शॉट है, इसका मतलब एक ही वीडियो में पूरे यूनिट के हर एक टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले कि हमने यूनिट 1, 2, 3 पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये यूनिट 4 रहने वाला है। इसमें हम पॉलीमर बेस्ड मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो हमारे सिलेबस में इस यूनिट के अंदर में, वो सारे सिलेबस के टॉपिक्स को कवर करते हुए इस वीडियो को भी फिनिश करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आप विजिट कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। आप इस कूपन कोड को यूज़ करके एक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। तो हमारे सिलेबस का जो सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है यूनिट 4 का, उसका नाम है पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर जानते हैं, पॉलीमर्स एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल बन गया है आज के टाइम में, क्योंकि पॉलीमर बहुत सारे सेवरल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। आइए हम जानते हैं कि पॉलीमर क्या होता है। तो पॉलीमर बेसिकली एक लार्ज मॉलिक्यूल का चेन होता है। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट। ठीक है, जिसे हम मोनोमर्स बोलते हैं। यानी कि पॉलीमर एक ऐसा मटेरियल है जो कि इसकी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी मटेरियल है वो अपने मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे एटम से मिलकर बना हुआ है। तो पॉलीमर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि वो एक लार्ज मॉलिक्यूल का चैन फॉर्म करता है रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट को। ठीक है, लाइक कोवैलेंट बॉन्ड की तरह। जैसे कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड की तरह रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट के हेल्प से मॉलिक्यूल्स जो फॉर्म होता है, उसके बाद वो पॉलीमर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, पॉलीमर जो होता है ये बेसिकली नेचुरल फॉर्म में भी होता है और सिंथेटिक फॉर्म में भी होता है। नेचुरल फॉर्म जैसे कि रबड़। अब आप रबड़ से थोड़ा इमेजिन कीजिए। रबड़ देखिए एक लॉन्ग चैन टाइप का होता है, इलास्टिक होता है। वो इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट होता है। ठीक है, वो बार बार रिपीटिंग स्ट्रक्चर, इसीलिए वो लॉन्ग चैन क्रिएट कर पाता है। रबड़ हो गया, सेलुलस आपने देखा होगा, तो ये काइंड ऑफ नेचुरल पॉलीमर है। फिर वहीं अगर सिंथेटिक पॉलीमर की बात करें तो पॉलीथिलीन हो गया, फिर इपॉक्सी रेजिन्स जो होता है, तो ये आपका सिंथेटिक पॉलीमर है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एज अ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल? तो ये हल्का होता है, लाइट वेट एंड ड्यूरेबल। रबड़ देखते हैं आप कितना हल्का होता है, सेलुलस कितना हल्का होता है, और हल्का होने के साथ साथ ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है। ऐसा नहीं कि हल्का है तो कमज़ोर होगा, ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होता है। साथ में ये कोरिजन रेजिस्टेंस होता है। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी कोरिजन रेजिस्टेंस। आप रबड़ में कभी जंग लग सकता है, इसमें कोई मेटेलिक प्रॉपर्टी नहीं होती, इसकी वजह से ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बावजूद भी इसमें जंग नहीं लगेगा। फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है ऊपर हाई स्ट्रेंथ वेट रेशियो। ठीक है, यानी कि वेट तो इसका कम होगा बट इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होगी, हाई होगी। ठीक है, वर्सटाइल इन फॉर्म। ये बहुत सारे शेप में अवेलेबल है। जैसे सीट में आपको मिल जाता है, पाइप के फॉर्म में मिल जाएगा, कंपोजिट मिल जाएगा, कोटिंग की तरह मिल जाएगा, फिर आपको ये अडेसिव की तरह मिल जाएगा, इपॉक्सी होता है लेयर्स को फॉर्म करने के लिए। तो इस वजह से इसे वर्सटाइल इन फॉर्म बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है इसकी वजह से पॉलीमर को इंजीनियरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, पॉलीमर इन कंस्ट्रक्शन आर यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक इंसुलेशन। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है? तो इंसुलेशन की तरह, यानी कि हीट इंसुलेशन के लिए, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन के लिए मेनली पॉलीमर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, पाइपिंग देख सकते हैं, पाइप बनाने के लिए। ठीक है, फिर आपका सीलेंट के जगह पे यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, फ्लोरिंग बनाने के लिए भी पॉलीमर का यूज़ किया जाता है। एंड कंपोजिट मटेरियल ड्यू टू देयर फेवरेबल प्रॉपर्टीज सच एज लाइट वेट। क्यों? क्योंकि ये हल्का होता है,
ड्यूरेबल, काफ़ी लॉन्ग लास्टिक होता है, कोरिजन रेजिस्टेंस, इसमें कोई जंग लगने की पॉसिबिलिटी नहीं होती, एंड एक्सलेंट इंसुलेटिंग क्वालिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंसुलेशन क्वालिटी इसकी बहुत एक्सलेंट होती है। तो कुछ इस रीजन की वजह से मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इसको इंसुलेशन, सीलेंट, फ्लोरिंग एंड एज अ कंपोजिट मटेरियल की जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। कॉमन टाइप इंक्लूड पॉलीथिलीन, जिसे पी बोलते हैं, पॉलीविलाइन क्लोराइड पीवीसी, इपॉक्सी रेजेंस एंड फॉर्म लाइक पॉलीथीन एंड पॉलीस्ट्रीन। ये सब कुछ कॉमन टाइप है पॉलीमर का, विच इम्प्रूव एनर्जी इफिशिएंसी, ऑफर वर्सेटाइल डिजाइन। वर्सेटाइल डिजाइन यानी कि फॉर्म में, पाइप के फॉर्म में, रबड़ के फॉर्म में, बहुत तरह के फॉर्म में ये अवेलेबल है, पॉसिबल इन मॉडर्न बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये होता है आपका पॉलीमर। अब पॉलीमर की बात करते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या यूज़ है। यूज़ ऑफ पॉलीमर इन कंस्ट्रक्शन, तो जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि ये इंसुलेशन की तरह काम करता है। इंसुलेशन का मतलब है कि ये किसी चीज़ से सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक इंसुलेशन मटेरियल है तो ये इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले नुकसान से बचाएगा। ठीक है, अगर फायर इंसुलेटिंग मटेरियल है तो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है तो हीट इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। तो फॉर्म पॉलीमर लाइक पॉलीयूरेथीन पीयू एंड पॉलीस्ट्रीन EXP या XPS जिसे बोलते हैं, प्रोवाइड थर्मल एंड एकॉस्टिक इंसुलेशन। थर्मल जो कि हीट से आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, और एकॉस्टिक जो साउंड पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन होने वाले नुकसान से ये इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। फॉर वॉल, रूफ, फ्लोर, ठीक है, सब जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इनहैंसिंग द कंफर्ट एंड रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, कंफर्ट कंडीशन को इनहेंस करता है आपका थर्मल और एकॉस्टिक सेफ्टी प्रोवाइड करके, और आपकी इस वजह से एनर्जी कंजप्शन कमती है, मतलब आप कम एनर्जी में ही ज़्यादा प्रोडक्टिव काम करेंगे। तो इसका पहला यूज़ है। सेकंड आपका पाइपिंग। पाइप जो होता है, PVC पाइप हो गया, जो भी वाटर का पाइप हो गया, गैस का पाइप हो गया, तो मोस्टली पाइप PVC से बना हुआ था, यानी कि पॉलीमर से बना हुआ था। पॉलीमर सच एज PE, ठीक है, पॉलीयूरेथीन या फिर PVC हो गया आपका, आर यूज फॉर वाटर सप्लाई या फिर ड्रेनेज पाइप। ठीक है, वाटर सप्लाई के लिए भी यूज होता है और ड्रेनेज पाइप के लिए भी यूज होता है। ऑफरिंग कोरिजन रेजिस्टेंस एंड ड्यूरेबिलिटी, कोरिजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और ड्यूरेबल तो है ही, तो ये सेकंड यूज है। थर्ड है आपका सीलिंग एंड वाटर प्रूफिंग। सीलिंग का मतलब है जैसे कि आपका ये फ्लोर है, अब फ्लोर में कहीं पे क्रैक आ गया है और ऊपर पानी वानी, बारिश का पानी उस क्रैक के थ्रू नीचे ग्राउंड में आ रहा है, आपके रूम में आ रहा है, तो उसको, वो क्रैक को फिल करने के लिए भी हम पॉलीमर का यूज़ कर सकते हैं, सील करने के लिए, सील प्रिवेंट करने के लिए। वाटर प्रूफिंग की जगह पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वाटर प्रूफिंग कोटिंग आता है पॉलीमर का, जो छत पे कोट लेयर अप्लाई कर दीजिए, वो आपका छत वाटर प्रूफ बन जाएगा। तो पॉलीमर आर एसेंशियल इन पेंट, पेंट में होता है, यूज़ होता है, मेम्ब्रेन में यूज़ होता है, एंड सीलेंट फॉर वाटर प्रूफिंग सरफेस, ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग वाटर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो यूज है वो आपका फ्लोरिंग और क्लैडिंग। फ्लोरिंग या फिर फ्लोर बनता है इससे, या क्लैडिंग में। तो पॉलीमर आर फाउंड इन फ्लोरिंग एप्लीकेशन। पॉलीमर फ्लोरिंग एप्लीकेशन में देखा जाता है, जैसे कि कोटिंग हो गया, जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल दिया था। क्लैडिंग मटेरियल हो गया फॉर बिल्डिंग फैकेडिक एंड प्रोवाइड एस्थेटिक प्रोटेक्शन, ये आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे वाटर प्रूफ बना देगा, वाटर प्रूफ फ्लोरिंग होगा, हीट प्रूफ फ्लोरिंग होगा। तो ये कुछ मेजर एप्लीकेशन है। और अगर बात करें तो विंडो और ग्लेजिंग में भी इसका यूज़ होता है, यानी कि पॉलीमर की हेल्प से आप विंडो भी बना सकते हैं और ग्लेजिंग भी बना सकते हैं। मटेरियल लाइक पॉली कार्बोनेट PC एंड एक्रिक आर यूज्ड इन विंडो फ्रेम ग्लेजिंग। विंडो फ्रेम के ग्लेजिंग बनाने में ऑफरिंग स्ट्रेंथ एंड थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपका अडेसिव एंड रेजेंस। अडेसिव यानी कि मटेरियल को अडेशन प्रोवाइड करता है, और रेजेंस के बारे में जानते हैं कि एक स्मूथ फिनिशिंग प्रोवाइड करने के लिए हम रेजेंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि एपॉक्सी रेजिन हो गया। तो एपॉक्सी रेजिन या फिर अदर पॉलीमर बेस्ड एडेसिव यूज फॉर, ठीक है, एंकरिंग या फिर बॉन्डिंग क्रिएट करने के, या फिर क्रिएटिंग पॉलीमर कॉन्क्रीट फॉर वेरियस स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर एप्लीकेशन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एंड नॉन स्ट्रक्चर एप्लीकेशन दोनों के लिए इसके थ्रू बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यूज जो आपका जियो मेम्ब्रेन के जगह पे, जियो मेम्ब्रेन जो मैंने आपको प्रीवियस या फिर सेकंड यूनिट में बताया था, दीज आर यूज इन इंसुलेशन एंड क्लैडिंग सिस्टम, स्पेशली इन वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भी इसको यूज किया जाता है। बेनिफिट ऑफ पॉलीमर। ठीक है, नेक्स्ट आपका लाइट वेट, हल्का होने की वजह से इसको
क्या क्या वो है, तो देयर लो डेंसिटी मेक देम इजी टू हैंडल, हल्का होने की वजह से, लो डेंसिटी होने की वजह से इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड इंस्टॉल ऑन साइट ड्यू टू देयर लाइट वेट, लो डेंसिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड कोरिजन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जंग इसमें नहीं लगेगा। ड्यूरेबल भी होता है, आप देखते हैं रबड़, रबड़ हो गया या प्लास्टिक हो गया, पाइप हो गया, सब कितना ड्यूरेबल होता है, एक बार घर में लगा दो तो 8-10 साल चल जाता है। पॉलीमर रजिस्ट कोरिजन, ठीक है, कोरिजन को पॉलीमर रजिस्ट करता है, दूर भगाता है, केमिकल्स को भी रजिस्ट करता है। एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट टू द लॉगनेटिव ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये सारा कुछ यूज है पॉलीमर का इन कंस्ट्रक्शन। और देखते हैं, और वर्सेटाइल होता है ये, ठीक है। दे कैन बी मोल्ड इनटू वेरियस शेप, किसी शेप में अपने शेप के अकॉर्डिंग इसको बना सकते हैं, ठीक है। लैंग फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन डिजाइन एंड इंक्लूडिंग स्मार्ट बिल्डिंग फीचर। फिर नेक्स्ट आपका इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। पॉलीमर आर एक्सलेंट इंसुलेटिंग अगेंस्ट हीट, हीट के अगेंस्ट इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, नॉइज के अगेंस्ट इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, एंड वाटर के अगेंस्ट इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। चैलेंजेस एंड कंसिडरेशन, ठीक है। फायर सेफ्टी प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है। कॉस्ट एंड एक्सपर्टीज की बात करें तो द अडॉप्ट ऑफ पॉलीमर इन स्ट्रक्चर एप्लीकेशन कैन बी लिमिटेड बाय कॉस्ट, ठीक है। अवेलेबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज एंड नीड फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड डिजाइन फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो इतना क्लियर है। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। हमने जान लिया कि पॉलीमर क्या होता है, इसकी क्या क्या यूज है कंस्ट्रक्शन में। तो अब जानते हैं कि इसको क्लासिफाई करते हैं, तो वो जानते हैं। तो इसको हम कुछ बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। इसमें सबसे पहला रहने वाला है वो आपका है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स, यानी कि जिस सोर्स से ये जनरेट होता है उसके बेसिस पे क्या क्लासिफिकेशन है, सोर्स के बेसिस पे। तो सोर्स जानते हैं, सोर्स के बेसिस पे नेचुरल हो सकता है और सिंथेटिक हो सकता है। नेचुरल यानी कि जो नेचुरल सोर्स के थ्रू प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, जैसे कि रबड़, रबड़ आप जानते हैं कि रबड़ एक पेड़ के लिक्विड के थ्रू बनता है। सेलुलस, ठीक है, स्टार्च, स्टार्च वाटर में होता है। तो ये सब नेचुरल सोर्स से जनरेट होता है, इस वजह से इसे नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। वहीं अगर सिंथेटिक की बात करें तो इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ नेचुरल पॉलीमर, यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर एक मैन मेड प्रोसेस के थ्रू जनरेट होता है, बनता है। जैसे कि इपॉक्सी रेजिन, ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनता है। पॉलिस्टर हो गया, पॉलीथीन हो गया, या पीवीसी पाइप हो गया, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू ये बनता है। तो ये सारे आपके मैन मेड प्रोसेस के थ्रू बनता है, इस वजह से इसे सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्लियर है। सेकेंड है आपका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर यानी कि ये किस स्ट्रक्चर शेप में है ये, तो उसके हिसाब से आपका सबसे पहला आता है लीनियर पॉलीमर, ठीक है। इसका एग्जांपल आपका एचडीपी और पीवीसी, इसका एग्जांपल। सेकेंड आपका ब्रांच पॉलीमर, तो इसका एग्जांपल एलडीपी। फिर आपका क्रॉस लिंक, ठीक है, यानी कि लीनियर, देखिए लीनियर वो बिल्कुल एक ही जैसे पाइप होता है ना, सिंगल पाइप, तो वो एक लीनियर का एग्जांपल है। ब्रांच में इसके बीच में एक ब्रांच आ जाएगा, यानी कि ज्वाइंट की तरह आ जाएगा। क्रॉस लिंक, ये क्रॉस लिंक फॉर्म कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। जैसे कि बैकेलाइट हो गया, वोल्केनाइज्ड रबड़ हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्लियर है। थर्ड आपका बेस्ड ऑन थर्मल बिहेवियर, यानी कि वो हीट के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें होता है आपका थर्मोप्लास्टिक और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक यानी कि थर्मोप्लास्टिक को जब आप हीट देंगे, जैसे कि प्लास्टिक को आप हीट देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, वहीं ठंडा होगा तो कूल हो जाएगा, कूल होगा तो वो हार्ड हो जाएगा। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉफ्टिंग ऑन हीट एंड हार्डन ऑन कूल, रिवर्सिबल। तो इसे बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। एग्जाम्पल की बात करें तो पीवीसी हो गया, ठीक है, क्रिस्टल हो गया एंड पॉलिस्टीरीन हो गया। वहीं अगर थर्मोसेटिंग की बात करें तो ये परमानेंटली हार्ड रहता है ऑन हीटिंग, हीट कर दीजिएगा एक बार तो ये परमानेंटली हार्ड रहेगा, ये इरिवर्सिबल है। एग्जाम्पल की बात करें तो बैकेलाइट हो गया, इपॉक्सी रेजेंस हो गया। इपॉक्सी रेजेंस के जो फ्लोर होता है, फ्लोर के फिनिशिंग की तरह इपॉक्सी रेजेंस को यूज करते हैं, तो उसे एक बार इंस्टॉल कर देने के बाद वो हार्ड ही रहता परमानेंटली, ठीक है। तो तीसरा क्लासिफिकेशन क्लियर है। नेक्स्ट आपका बेस्ड ऑन मैकेनिकल बिहेवियर, ये मैकेनिकल बिहेवियर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो इलास्टॉम्स हो गया, फाइबर हो गया एंड प्लास्टिक्स हो गया। तो इलास्टॉम्स यानी कि जैसे जो ये एक पॉलीमर मटेरियल है, तो इसको अगर टिल मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, इलास्टिक नेचर का रहेगा। जैसे रबड़, रबड़ को आप जिस शेप में मोड़ेगा उस शेप में मुड़ जाएगा, जैसे जितना स्ट्रेच कीजिएगा वो खिंच जाएगा, लेकिन उसे जब छोड़ेगा तो वापस वो अपने शेप में आ जाएगा। तो वही है, स्ट्रेचेबल होता है, खींच करके उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन छोड़ने को अपने शेप में आ जाएगा। रबड़, रबड़ इसका एग्जाम्पल है।
ठीक है, फाइबर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ, फाइबर इससे पहले वाली यूनिट मैंने आपको बताया कि फाइबर स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, पॉलीस्टीरीन नाइलॉन हो गया। ठीक है, प्लास्टिक, प्लास्टिक यानी कि उसको शेप चेंज करने की कोशिश करिएगा तो शेप चेंज नहीं होगा, कि रिजिड नेचर का रहेगा। रिजिड जैसे पीवीसी पाइप हो गया, एक क्रिस्टल हो गया। रबड़ तो इलास्टिक है लेकिन पीवीसी पाइप आपका रिजिड है। ठीक है, प्लास्टिक नेचर का है, तो इसकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, सारे मैंने आपको कंप्लीट क्लासिफिकेशन बता दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर की क्या प्रॉपर्टी है, तो इसको भी क्लासिफाई करके समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें पॉलीमर की, तो ये लाइट वेट होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि फिजिकली जो हम फील कर सकते हैं, तो ये लाइट वेट होता है। लाइट वेट होने के कारण इसकी डेंसिटी भी कम होती है। एंड गुड इलेक्ट्रिक इंसुलेशन, मैंने आपको बताया कि ये पॉलीमर मेजरली इलेक्ट्रिक इंसुलेशन बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। जैसे कि जो इलेक्ट्रिक वायर होता है तो आपने देखा होगा उसके ऊपर कोटिंग रहता है रबड़ का, तो वो बना होता है पॉलीमर से ही। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कलर्ड, ट्रांसपेरेंट और कलर्ड दोनों चीज़ में अवेलेबल होता है, तो ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी है। वहीं केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कोरिजन रेजिस्टेंस, इसमें जंग लगने की चांस ही नहीं है। ये एसिड को, अल्कलाइज को एंड साल्टी वाटर सबको रजिस्ट कर देता है, तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, वेट कम स्ट्रेंथ इसकी अच्छी रहेगी। गुड इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड फ्लेक्सिबल, इसको अपने हिसाब से कलर दे सकते हैं, डिज़ाइन शेप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन पॉलीमर टाइप, तो ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, थर्मल प्रॉपर्टी की बात करें तो लो थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी लो होती है, इसकी वजह से गुड इंसुलेशन की तरह ये काम करता है। लिमिटेड हीट रेजिस्टेंस, सॉफ्टनिंग मेल्टिंग एट हाई टेम्परेचर, हीट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा ये अच्छा नहीं प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट नहीं होता है। इसको आप थोड़ा हीट करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो ये मेल्ट भी हो जाएगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है थर्मल प्लास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने प्रॉपर्टी बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, यानी कि इन शॉर्ट पॉलीमर बनाने की प्रोसेस। तो इसको दो तरीके समझते हैं, एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मोनोमर्स ज्वाइंट विदाउट लॉस ऑफ बाई प्रोडक्ट, मोनोमर्स जो होगा वो ज्वाइंट होगा विदाउट लॉस बाई प्रोडक्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रीन हो गया, तो ये एग्जाम्पल है एडिशन पॉलीमराइजेशन का। सेकेंड होता है आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू पॉलीमराइजेशन होता है। तो इसमें क्या होगा, मोनोमर्स जो होगा ज्वाइन करेगा विथ एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इसमें कुछ लॉस नहीं होता लेकिन इसमें एलिमिनेट करेगा स्मॉल मॉलिक्यूल्स को, जैसे H2O या HCl को, जैसे नाइलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया एंड बेकेलाइट हो गया। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। देखिए कुछ इस तरह का पाइप है पॉलीमर से बना हुआ, कॉमन पॉलीमर जो कि सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। उसमें सबसे पहले आता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे पीवीसी बोलते हैं। जितने भी आप लोग ये सब पाइप देख रहे हैं ये पीवीसी पाइप है। ठीक है, तो इसको पाइप की तरह यूज़ करते हैं, कंड्यूट की तरह। कंड्यूट यानी कि वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हम कंड्यूट बनाते हैं, तो उसकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। फ्लोरिंग पे भी यूज़ करते हैं इसको, विंडो को फ्रेम बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये नेचर में रिजिड होता है, ध्यान रखिएगा, एंड कोरिजन रेजिस्टेंट होगा और इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेशन भी देता है ये। सेकेंड आपका पॉलीथीन, पीई जिसे बोलते हैं, इसको वाटर सप्लाई पाइप की जगह यूज़ करते हैं, जियो मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है, लाइक ये आपका एग्जाम्पल है फ्लेक्सिबल। आपने देखा होगा बेसिन के नीचे ये वाला पाइप लगा हुआ होता है, ठीक है, जियो मेम्ब्रेन्स, तो ये फ्लेक्सिबल नेचर का होता है, केमिकल को रजिस्ट करेगा और वाटर प्रूफ तो होता ही है। ठीक है, थर्ड आपका इपॉक्सी रेजेंस, ये देखिए इपॉक्सी रेजेंस, ये फ्लोरिंग का काम आता है, फ्लोर को फिनिशिंग प्रोवाइड करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। एडेसिव नेचर का होता है, एज अ कोटिंग इसको यूज़ करते हैं, एंड कंपोजिट से मिलकर बना हुआ होता है। इसकी प्रॉपर्टी होती है हाई स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, केमिकल रेजिस्टेंस होगा ही होगा, एंड गुड बॉन्डिंग एजेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉलिस्टर रेजिन्स, ठीक है, पॉलिस्टर रेजिन्स, इसके अंदर पॉलिस्टर रेजिन्स होता है। तो ग्लास फाइबर एनफोर्समेंट प्लास्टिक कोटिंग, एज अ कोटिंग की तरह इसको यूज़ करते हैं। इसकी प्रॉपर्टी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है एंड वेदर रेजिस्टेंस होता है, यानी कि सडन वेदर टेम्परेचर चेंज हो गया, टेम्परेचर वेदर शॉक्स को ये रजिस्ट कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉलीस्ट्रीन इसकी यूज़ जो है वो इंसुलेटिंग बोर्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, तो वहाँ पे इसको इसी से बना हुआ होता है। जो आप ऊपर देखोगे लकड़ी का जो लगा रहता है, लकड़ी प्लाईवुड जिसे बोलते हैं, तो वो इसी का बना हुआ होता है, हल्का होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी लो थर्मल कंडक्टिविटी एंड लाइट वेट। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक्रिलेंस, PMMA जिसे बोलते हैं, इसको विंडो की जगह पे यूज़ करते हैं, स्काई लाइट की जगह पे यूज़ करते हैं, एंड डेकोरेटिव पैनल बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं।
ये जो प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपेरेंट होती है, लॉन्ग ड्यूरेबल होता है, वेदर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टेफ्लॉन, ये जो तार दिख रहा है आपको, ये टेप दिख रहा है जिसको सील करने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे, जो प्लम्बिंग का काम होता है ना उससे रिलेटेड है ये। तो बेसिकली ये PTF बोलते हैं इसे, ये नॉन स्टिकी कोटिंग होता है। ठीक है, गैस्टेक या फिर सीलेंट मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं, सील करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ये हीट रेजिस्टेंस होता है और साथ में केमिकल रेजिस्टेंस भी होता है। ठीक है, तो ये सारे कॉमन पॉलीमर हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पॉलीमर इन सिविल इंजीनियरिंग। तो इसको मैंने आपको बताया कि पाइप की जगह पे यूज़ करते हैं, फिटिंग की जगह, जैसे PVC हो गया, P हो गया, HDP हो गया, फ्लोरिंग एंड क्लैडिंग, विनाइल क्रिस्टल एंड शीट के यूज़ करते हैं। सेकंड आपका एडेसिन सीलेंट की जगह यूज़ करते हैं, एपॉक्सी को सीलेंट की जगह यूज़ करते हैं। रेजेंस हो गया, प्रोटेक्टिव कोटिंग, एंटी कोरिजन कोटिंग की जगह पे इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका इंसुलेशन मटेरियल, जैसे पॉलीस्टीरीन हो गया, पॉलीएथिलीन फॉर्म हो गया, इसको इंसुलेटिंग मटेरियल की जगह यूज़ करते हैं। फायर एनफोर्समेंट पॉलीमर FRP यूज इन ब्रिज रेट्रोफिटिंग। ठीक है, बीम कॉलम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जियो सिंथेटिक मटेरियल की जगह पे भी इसको यूज़ करते हैं, जियो मेम्ब्रेन हो गया, जियो ग्रिड हो गया, जियो टेक्सटाइल फॉर स्टेबलाइजेशन मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है पॉलीमर्स की। एडवांटेज की बात करें तो ये लाइट वेट होता है और लाइट वेट होने के कारण इजीली हम इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हाई ड्यूरेबल होता है, कोरिजन रेजिस्टेंस होगा क्योंकि इसमें कोई मेटल नहीं है, मॉइस्चर से इसको कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल इन लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए इकोनॉमिकल होता है ये। एनर्जी इफिशिएंट है, ये लो थर्मल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है ये। लिमिटेशन की बात करें पॉलीमर की तो लो रेजिस्टेंस एंड हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी लो हो जाती है। ठीक है, सस्पेक्टेबल UV डिग्रेडेशन, UV रे से ये अपनी प्रॉपर्टी खो देगा। लेस फायर रेजिस्टेंस, ज़्यादा हीट हो जाने की वजह से ये मेल्ट तक हो जाएगा। इन्वायरमेंटल कंसर्न, नो बायोडिग्रेडेबल, ये सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है, इस वजह से इन्वायरमेंटल में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पॉलीमर के बारे में पढ़ लिया। तो अब जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक रहने वाला है वो है फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर, यानी कि ऐसा पॉलीमर जो फाइबर, जिसमें फाइबर भी होगा और फाइबर एज अ रेनफोर्समेंट काम करेगा। ठीक है, और रेनफोर्समेंट जानते हैं आप किस लिए यूज़ करते हैं? रेनफोर्समेंट का काम होता है ताकि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करे। ठीक है, तो खैर इसके आगे डिटेल हम पढ़ते हैं। फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर आर कंपोजिट मटेरियल, और कंपोजिट मटेरियल किस किस का है? पॉलीमर मैट्रिक्स का, उसको रेनफोर्समेंट के साथ, फाइबर के साथ मिलाएंगे, देन जो कंपोजिट मटेरियल बनेगा उस मटेरियल से उस मटेरियल को हम बेसिकली फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर बोलेंगे, FRP। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ, कंपोजिट मटेरियल मेड, फाइबर रेनफोर्समेंट जो है आपका कंपोजिट मटेरियल है जो कि पॉलीमर मैट्रिक्स रेनफोर्समेंट विथ फाइबर के साथ जब पॉलीमर को मिलाएंगे तो आपको फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर मिलेगा। फाइबर जैसे कि ग्लास हो गया, कॉटन हो गया, आर्मेड हो गया, सारे फाइबर को यूज़ करते हैं। पर्पस क्या होता है? टू कंबाइन द स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस। ठीक है, स्ट्रेंथ और स्टिफनेस ऑफ फाइबर दोनों को एक साथ अगर चाहिए, हमें दोनों प्रॉपर्टी एक साथ चाहिए तो हमें ये कंबाइन करना पड़ता है विद द ड्यूरेबिलिटी एंड वर्सैलिटी ऑफ पॉलीमर। इंपॉर्टेंस इन सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये लाइट वेट होने के कारण, लाइट वेट अल्टरनेटिव टू स्टील एंड कॉन्क्रीट एनफोर्समेंट, जो कॉन्क्रीट एनफोर्समेंट है, द स्टील एनफोर्समेंट होता है, उससे कंपेयर टू ये हल्का होता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, स्टिफनेस भी प्रोवाइड करता है, तो इस वजह से इसको यूज़ करते हैं। साथ में ये हाई कोरिजन रेजिस्टेंस होता है, इसमें जंग लगने की पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें स्टील नहीं यूज़ हो रहा है, कोई भी मेटल नहीं यूज़ हो रहा है, और आप जानते हैं कि जंग ज़्यादातर मेटल में ही लगता है ड्यू टू कॉन्टेक्ट ऑफ मॉइस्चर, लेकिन इसमें तो कोई मेटल है नहीं, इसकी वजह से पॉलीमर में जंग नहीं लगता है। ठीक है, यूज़ इन रेट्रोफिटिंग में यूज़ करते हैं, इसे स्ट्रेचिंग में यूज़ करते हैं, या फिर एडवांस कंस्ट्रक्शन जो होता है उसके जगह पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर आपको समझ में आ रहा है, ये कंपोजिट मटेरियल है। कंपोजिट भी किसका नाम से निकालिए, फाइबर एंड पॉलीमर। ठीक है, इसमें फाइबर एज अ रेनफोर्समेंट काम करेगा एंड उसके बाद जो आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर। फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर आर एडवांस कंपोजिट मटेरियल यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। ये एडवांस कंपोजिट मटेरियल है जो कि सिविल इंजीनियरिंग में यूज किया जाता है फॉर देयर हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, कम वेट में हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, कोरिजन रेजिस्टेंस होता है ये, एंड ईजी टू इंस्टॉल,
प्रिलिमिनरी स्ट्रेचिंग हो गया, या फिर रिपेयरिंग में स्ट्रेचिंग यानी कि उसका लेंथ इंक्रीज करने में, स्ट्रेच करने में, रिपेयरिंग में, रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर उसको रिनोवेट करने में, रेट्रोफिटिंग करने में, जो वहाँ पे टूटा फूटा है तो उसको रिपेयर करने में, एंड क्रिएटिंग न्यू एलिमेंट ऑल्सो, नया एलिमेंट बनाने में भी इसको यूज होता है, लाइक रेबर्स हो गया, स्ट्रक्चर प्रोफाइल की एप्लीकेशन इंक्लूडिंग रेनफोर्समेंट कंक्रीट बीम, जैसे इससे बीम भी बनाते हैं, कॉलम भी बना सकते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज एंड यूज इन हैरेस इन्वायरमेंट लाइक केमिकल प्लांट एंड मरीन स्ट्रक्चर, इसे केमिकल प्लांट में भी यूज करते हैं, और मरीन लाइक स्ट्रक्चर, मरीन के आसपास की जो स्ट्रक्चर होते हैं तो उसे भी हम इससे बना सकते हैं। कॉमन टाइप ऑफ फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर इंक्लूड कार्बन फाइबर, ठीक है, कार्बन जो इसमें फाइबर यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया कि फाइबर को यूज करेंगे, तो फाइबर के बेसिस पे हम फाइबर कार्बन फाइबर यूज कर सकते हैं। तो अगर कार्बन फाइबर मिला के हम पॉलीमर बनाएंगे, एफआरपी बनाएंगे, तो बन जाएगा आपका कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर। वहीं अगर ग्लास फाइबर यूज करते हैं तो आपका बन जाएगा ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर। अगर बेसाल फाइबर यूज करते हैं तो बेसाल फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर। और ये सारे फाइबर मैंने आपको प्रीवियस यूनिट में कंप्लीट डिटेल में बता चुका हूँ, क्योंकि फाइबर के टॉपिक प्रीवियस यूनिट में था। ईच ऑफरिंग यूनिक प्रॉपर्टी फॉर वेरियस इंजीनियरिंग चैलेंज, ठीक है, जब ये सब है, सब डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है अलग अलग चैलेंज को हैंडल करने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर क्यों यूज करते हैं। इंपॉर्टेंस, एडवांटेज, तो लाइट वेट एंड हाई स्ट्रेंथ, हल्का होता है, साथ में ये हाई स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो देयर सुपीरियर स्ट्रेंथ वेट रेशियो, यानी कि वेट कम, हल्का और स्ट्रेंथ ज़्यादा, इस वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। अलाउ फॉर फास्टर इंस्टॉलेशन, ताकि ये फास्टर इंसुलेट हो सके, हल्का है तो इंस्टॉल करना आसान है। लेस लोड ऑन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर पर अगर कुछ नया कंपोनेंट बना रहे विद द हेल्प ऑफ फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर, तो डेड लोड रिड्यूस करेगा, कम करेगा। फिर इसका ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर एग्जिबिट एक्सलेंट रेजिस्टेंस टू कोरिजन, जंग लगने से, केमिकल से, इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स है तो वो इसको ड्यूरेबल बना देता है। सुटेबल फॉर डेंजर हैरेस कंडीशन, ठीक है। इजी ऑफ इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करना ये बहुत आसान है। द मटेरियल आर रिलेटिवली इजी टू हैंडल एंड इंस्टॉल, इसकी जो मटेरियल है वो इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, इजीली उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, स्पेशली इन रेट्रोफिट एंड रिहेबिटेशन प्रोजेक्ट, ठीक है। ऑफर रिक्वायरिंग लेस डिस्टर्बेंस टू बिल्डिंग फंक्शनलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्सेटिलिटी, फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर कैन बी यूज internally or externally enhanced structure with application ranging from rivers and concrete to fulfill structure profile। तो ये कुछ रीजंस की वजह से फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ये हम लोग बात करते हैं फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यानी कि फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर किस किस मटेरियल से मिलकर बना होता है। तो जैसे कि मैं वर्ड से बताता हूँ कि एक तो फाइबर होगा और दूसरा पॉलीमर होगा, ठीक है। और रेनफोर्समेंट तो कोई मटेरियल मतलब फाइबर ही एज अ रेनफोर्समेंट एक्ट करता है इसमें। तो इसमें सबसे पहला मटेरियल आपका फाइबर, जो कि एज अ रेनफोर्समेंट काम करेगा। रेनफोर्समेंट का काम क्या होता है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना। अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो वो क्रैक रेजिस्टेंस बन जाएगा, स्वेलिंग रेजिस्टेंस बन जाएगा, श्रिंकेज रेजिस्टेंट मटेरियल बन जाएगा। तो ड्यू टू यूज ऑफ फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, फाइबर इसमें स्ट्रेंथ और स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। तो पहला मटेरियल तो फाइबर होगी इसका कंपोनेंट में। सेकेंड आपका पॉलीमर मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि एज अ बाइंडिंग फेज की तरह काम करता है। फाइबर को जो बहुत सारे जो फाइबर यूज करेंगे इसमें, तो उसको आपस में होल्ड करने का काम आपका बाइंडिंग फेज ही होता है, यानी कि पॉलीमर ही करता है। ट्रांसफर लोड को ट्रांसफर करने का भी काम यही करता है। प्रोटेक्ट फाइबर को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। देखिए बेसिकली क्या होगा कि ये देखिए आपका ये जो है ये आपका फाइबर है और इसके ऊपर पॉलीमर का कोट ऊपर से अप्लाई कर देंगे। तो अब ये ऊपर आ गया तो इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। थर्मोसेटिंग, इसकी अगर टाइप बात करें कौन कौन से पॉलीमर यूज होता है, तो थर्मोसेटिंग मैंने आपको बताया था, रेजिन जैसे कि पॉक्सी हो गया, पॉलिस्टीन हो गया, विनाइल स्टीर हो गया। वही अगर थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो पॉलीप्रीन, पॉलीथ्रीन, ये सारे एग्जाम्पल है, टाइप है। ये मैं आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बता चुका हूँ। तो ये दो कंपोनेंट आपका फाइबर जो कि रेनफोर्समेंट की तरह काम करेगा और पॉलीमर मैट्रिक्स जो कि बाइंडिंग फेज की तरह काम करेगा।
ठीक है, अब हम जानते हैं कि टाइप ऑफ फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर कौन कौन से टाइप अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आता है आपका कार्बन फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर, कार्बन फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर जिसे CFRP बोलते हैं। ठीक है, ये एक हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड स्टिफनेस भी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है। ये बिल्कुल सिमिलर स्टील की तरह होता है, जैसे स्टील एज अ रेनफोर्समेंट एक्ट करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, तो कितना स्टिफ होता है वो, तो उसी की तरह बिल्कुल सेम होता है आपका CFRP एंड इज वाइडली यूज इन स्ट्रक्चर एप्लीकेशन। स्ट्रक्चर एप्लीकेशन में इसको बहुत वाइडली यूज किया जाता है। तो सेकेंड है आपका ग्लास फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर GFRP, अ गुड ऑलराउंडर विद गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ये ऑलराउंडर यानी कि इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। सुटेबल फॉर जनरल स्ट्रक्चर, ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर यूज के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट आपका बेसाल्ट फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर, यही बेसाल्ट पत्थर से, बेसाल्ट रॉक से, बेसाल्ट मिनरल से मिलकर बना हुआ होता है। नोन फॉर इट्स हाई स्ट्रेंथ एंड गुड परफॉर्मेंस, ये अपने हाई स्ट्रेंथ के लिए पहचाना जाता है और गुड परफॉर्मेंस इन वेरियस कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका अरमाइड फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर AFRP, ये हाई टफनेस देता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन मेक इट यूजफुल फॉर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस एप्लीकेशन। ठीक है, एंड टफ लेस कॉमन इन प्राइमरी स्ट्रक्चर मेंबर ड्यू टू कॉस्ट एंड मॉइस्चर सेंसिटिविटी। तो ये कुछ मेजर टाइप है और इसकी एक और क्लासिफिकेशन होती है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसके बेसिस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो बेसिकली वो होता है FRP यानी कि फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर रोड बनाते हैं या फिर बार्स बनाते हैं, तो वो इसकी एक क्लासिफिकेशन हो गई। यूज एज अ रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट, कंक्रीट के हेल्प से आप रोड या फिर बार्स बनाते हैं, तो उसमें फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर को एज अ रेनफोर्समेंट यूज किया जाता है। ठीक है, फिर आपका फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर सीट के फॉर्म में आता है या लेमिनेट्स के फॉर्म में आता है, तो उसको रेट्रोफिटिंग स्ट्रक्चर के जगह पे यूज किया जाता है, रेट्रोफिटिंग स्ट्रक्चर में उसको यूज किया जाता है। फिर आपका फाइबर रेनफोर्स फैब्रिक आता है रैप्स के फॉर्म में, यूज इन जैकिंग और कॉलम बीम के जगह पे। ठीक है, फिर फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर प्लेट या ट्यूब के फॉर्म में आता है, तो ये स्ट्रक्चर मेंबर की जगह यूज होता है। तो ये आपका दोनों क्लासिफिकेशन था। ठीक है, तो हम लोगों ने एज अ क्लासिफिकेशन या फिर टाइप ऑफ फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर कर लिया। अब जो अगला सब टॉपिक है पॉलीमर की, जो फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो प्रॉपर्टी पे डिस्कस करते हैं। तो इसकी हम वही फिजिकल प्रॉपर्टी ये सब डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जानते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो फिजिकली हम फील कर सकते हैं, तो ये आप जानते हैं कि लाइट वेट होता है, 4 to 5 टाइम लाइटर देन स्टील। जो स्टील की जो रेनफोर्समेंट होता है उसे 4 से 5 गुना हल्का होता है। ये सोचिए कितना हल्का होगा, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नॉन मैग्नेटिक, वही अगर स्टील के जो फाइबर रेनफोर्समेंट होता है वो मैग्नेटिक होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा। तो ये लेकिन फाइबर के जो होगी वो नॉन मैग्नेटिक होगा और ये नो कंडक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पाएगा। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। फिर वहीं अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, 2 to 10 टाइम स्ट्रॉन्गर देन स्टील। स्टील से 2 से लेकर के 10 टाइमर ज़्यादा होता है इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि आप जानते हैं कि रेनफोर्समेंट को तो एज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ही यूज़ करते हैं। फिर इसकी हाई स्टिफनेस होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका CFRP जो मैंने अभी बताया, उसके बाद AFRP का होगा, फिर GFRP का होगा। ठीक है, फिर आपका ये ब्रिटल फेलियर होता है, नो यील्डिंग लाइक स्टील, इसमें स्टील का जगह जैसा यील्डिंग नहीं होता है। ठीक है, फिर अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्सलेंट कोरिजन रेजिस्टेंस, ये जंग से बहुत अच्छा रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। गुड रेजिस्टेंस टू केमिकल एंड साल्ट हो गया या फिर केमिकल से भी ये रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। वहीं थर्मल प्रॉपर्टी की बात करें तो पुअर परफॉर्मेंस अंडर वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पे थोड़ा इसका पुअर परफॉर्मेंस आ जाता है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पे ये डक्टाइल या फिर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये यूवी रे के सेंसिटिव होता है, यानी कि यूवी रे से ये थोड़ा डिग्रेड हो सकता है, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव कोटिंग की जरूरत पड़ती है। तो इसके डिसएडवांटेज की तरफ इसको समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर। ठीक है, फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर कैसे मैन्युफैक्चर होता है, तो इसमें आपको आता है प्लूट्रोशन प्रोसेस से आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर रॉड एंड बीम बार। फिर आपका फिल्मेट वाइंडिंग आता है, यूज फॉर पाइप बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए या फिर सिलिंड्रिकल सेल बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर आपका हैंड लेअप मेथड होता है फॉर लेमिनेटेड एंड शीट्स।
फिर आपका कंप्रेसिंग मोल्डिंग होता है फॉर कॉम्प्लेक्स शेप। कॉम्प्लेक्स शेप अगर बनाना होगा तो आपको कंप्रेशन मोल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। तो ये कुछ 4 मेथड है, ये आपकी इतना रिलेवेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में FRP का क्या क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि इसको हम एज अ रेनफोर्समेंट यूज़ करते हैं। कोई भी कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कंक्रीट में 2 चीज़ चाहिए होता है, एक कंक्रीट चाहिए, दूसरा रेनफोर्समेंट चाहिए। रेनफोर्समेंट उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देगा और कंक्रीट इसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा। तो पहले के टाइम में स्टील की रेनफोर्समेंट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसके जगह पे फाइबर रेनफोर्स पॉलीमर को भी यूज़ किया जाता है ताकि हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को और इंक्रीज कर सकें। तो FRP रिबर को यूज़ करते हैं इंसर्ट इन ऑफ स्टील। कोरिजन रेजिस्टेंस एनफोर्समेंट फॉर ब्रिज मरीन स्ट्रक्चर जो होता है, तो वहाँ पे हमें कोरिजन से रेजिस्टिविटी ज़्यादा प्रोवाइड बनानी होती है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। फिर सेकंड आपका स्ट्रेचिंग एंड रेट्रोफिटिंग। FRP रैप आता है फॉर कॉलम एंड इंक्रीजिंग लोड कैपेसिटी। FRP सीट आता है प्लेट बॉन्डिंग बीम स्लैब फॉर फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथिंग। ठीक है। सेस्मिक रेट्रोफिटिंग फॉर ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग को एज अ रिनोवेट करना या रेट्रोफिट करना की जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं। फिर आपका स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन की बात करें तो फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर के ब्रिक का जो ब्रिज होता है ना, जो ब्रिज का डेक जिस पे गाड़ी चलती है, तो वो बनाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फुट ब्रिज हो गया, टावर हो गया। ठीक है। FRP प्रोफाइल आई बीम इससे बना सकते हैं, कैनाल बना सकते हैं इन लाइट स्ट्रक्चर, हल्के स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट आपका नॉन स्ट्रक्चर एप्लीकेशन, जैसे कि रूफिंग, रूफ जो छत होता है, तो छत भी आप विद द हेल्प ऑफ दिस बना सकते हैं। क्लैडिंग पैनल हो गया, पाइप्स हो गया एंड टैंक्स भी बना सकते हैं। ये सब बेसिकली नॉन स्ट्रक्चर नॉन लोड बियरिंग टाइप का है। ठीक है। जियो सिंथेटिक रेनफोर्समेंट भी बना सकता है आप इससे। तो ये कुछ इसका एप्लीकेशन है फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर का। ठीक है। इसके कुछ एडवांटेज की बात करें तो इसकी हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो होता है, एक्सलेंट कोरिजन रेजिस्टेंस होता है, बेटर देन स्टील। ठीक है। ईजिली हैंडल कर सकते हैं, इंस्टॉल भी इजिली कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल इन फॉर्म, जैसे सीट के फॉर्म में आता है, रैप के फॉर्म में आता है, रॉड के फॉर्म में आता है। रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट क्योंकि सस्ता होता है। वहीं कुछ इसकी लिमिटेशन की बात करें तो हाई इनिशियल कॉस्ट, जैसे CFRP हो गया, ये स्पेशली इसकी जो इनिशियल कॉस्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग इनिशियल कॉस्ट मास प्रोडक्शन की जगह पे हाई होता है। ब्रिटल फेलियर होता है इसमें। पुअर फायर रेजिस्टेंस। ठीक है। फायर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे देने पे ये डक्टाइल हो जाएगा, मुड़ने लगेगा और ये मेल्ट तक होने लगेगा। सेंसिटिव टू UV एक्सपोजर, UV जो रेडिएशन आता है, UV रेडिएशन पे ये सेंसिटिव होता है। ठीक है। लिमिटेड फॉर लॉन्ग परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के लिए इसकी थोड़ी बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है पॉलीमर कंक्रीट कंपोजिट, PCC। एक काइंड ऑफ कंपोजिट है जो कि पॉलीमर की हेल्प से बना हुआ होगा, कंक्रीट कंपोजिट है। ठीक है। आइए जानते हैं कि पॉलीमर कंक्रीट कंपोजिट क्या होता है। तो पॉलीमर कंक्रीट कंपोजिट इज अ टाइप ऑफ कंक्रीट, काइंड ऑफ कंक्रीट ही है जो कि कन्वेंशनल सीमेंट बाइंडर इज पार्शियली और फुल्ली रिप्लेस्ड बाय पॉलीमर रेजिन्स। पॉलीमर रेजिन्स जो होता है, आपको पता है कि पॉलीमर एज अ बाइंडिंग मटेरियल काम करता है। तो जो नॉर्मल कंक्रीट होता है उसमें हम बाइंडिंग मटेरियल के लिए सीमेंट यूज करते हैं। तो इन दिस कंक्रीट सीमेंट को हम या तो आधा अधूरा यानी कि पार्शियली या फिर फुल्ली रिप्लेस कर देंगे पॉलीमर रेजिन्स से। यानी कि जो कंक्रीट जिसमें हम बाइंडिंग मटेरियल की जगह पे पॉलीमर रेजिन्स का यूज करेंगे उस कंक्रीट को हम बोलेंगे पॉलीमर कंक्रीट कंपोजिट। अब पॉलीमर रेजिन्स कौन कौन से टाइप का हो सकता है, जैसे कि इपॉक्सी रेजिन्स हो गया, पॉलिस्टर हो गया, विनाइल ईस्टर हो गया, फर्न हो गया, ये सारे पॉलीमर रेजिन्स है, काइंड ऑफ बाइंडिंग मटेरियल जिसकी हेल्प से हम कंक्रीट डेवलप करेंगे। तो रोल ऑफ पॉलीमर की बात करें तो ये जो पॉलीमर है वो कंक्रीट में एज अ बाइंडर यूज होगा ताकि स्ट्रेंथ को इंप्रूव हो सके, ड्यूरेबिलिटी इंप्रूव हो सके एंड केमिकल रेजिस्टेंस बन सके। तो जिस कंक्रीट में एज अ बाइंडर मटेरियल हम पॉलीमर को यूज करेंगे, पॉलीमर रेजिन्स को यूज करेंगे, उससे जो कंक्रीट बनेगा दैट इज कॉल्ड PCC यानी कि पॉलीमर कंक्रीट कंपोजिट। इंपॉर्टेंस इन सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एंड मोर ड्यूरेबल, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है एंड बहुत काफ़ी अच्छा ड्यूरेबल होता है देन OPC, जो पुराने कंक्रीट है ना, OPC ऑर्डिनेट पोर्टलैंड सीमेंट, तो उससे भी ज़्यादा ये ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग होता है। यूज इन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन जैसे कि इंडस्ट्रियल फ्लोर हो गया, ब्रिज हो गया, रिपेयर वर्क, ये सारे एप्लीकेशन पे इसको हम यूज कर सकते हैं। आपको PCC का पॉलीमर कंक्रीट कंपोजिट इन सिविल इंजीनियरिंग रिप्लेस ट्रेडिशनल सीमेंट बाइंडर विथ पॉलीमर। ट्रेडिशनल जो सीमेंट बाइंडर उसको पॉलीमर से रिप्लेस करता है और ऐड पॉलीमर
to cement, partially or fully. Creating material with enhanced property like a high strength, excellent durability against frozen recycle, good adhesion, low water permeability and chemical resistance. Their composite offer advantage such as rapid curing ये प्रोवाइड करता है, एंड एम्बियंट टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा ये टेम्परेचर भी रिलीज नहीं करता है, एम्बियंट नॉर्मल टेम्परेचर पे रैपिड क्यूरिंग होता है, ठीक है। लाइट वेट कंस्ट्रक्शन में इसको यूज़ करते हैं, एंड पोटेंशियल फॉर रिसाइकल एंड वेस्ट मटेरियल को भी इसमें यूटिलाइज किया जा सकता है, मेकिंग देम परमिशन एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव कन्वेंशनल टू कॉन्क्रीट, वेरियस एप्लीकेशन फॉर रिपेयर टू स्ट्रक्चर एलिमेंट। तो ये होता है आपका पीसीसी, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ पॉलीमर कंक्रीट कंपोजिट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका पॉलीमर कंक्रीट, पीसी जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि पॉलीमर रेजिन फुल्ली रिप्लेस सीमेंट एज अ बाइंडर, जो जैसे नॉर्मल कंक्रीट होता है, तो नॉर्मल कंक्रीट में चाहिए एग्रीगेट, फिर आपका फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फिर आपका सीमेंट चाहिए, फिर आपका वाटर चाहिए। तो ये सीमेंट उसमें बाइंडिंग मटेरियल की तरह काम करता है। तो जिस एग्रीगेट में कंप्लीटली सीमेंट को पॉलीमर से रिप्लेस कर देंगे उसको बोलेंगे पॉलीमर कंक्रीट, ठीक है। फुल्ली रिप्लेस हो जाएगा इसमें पॉलीमर से सीमेंट, ठीक है। तो इसका जो कंपोनेंट की बात करें तो एग्रीगेट रहेगा, पॉलीमर एजेंट्स, एग्रीगेट जो कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए, एंड पॉलीमर हो गया आपका बाइंडिंग के लिए, और फिलर मटेरियल की जगह फ्लाई ऐश या कुछ यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आपको जो मिलेगा वो आपको होगा पॉलीमर कंक्रीट, जिसकी हाई स्ट्रेंथ होगी, रैपिडली क्यूर होगा ये, एंड कोरिजन रेजिस्टेंस होगा ये, ठीक है। फर्स्ट क्लियर है। सेकेंड आपका पॉलीमर मॉडिफाइड कंक्रीट, ठीक है, पॉलीमर मॉडिफाइड कंक्रीट जिसे पीएमसी बोलते हैं। इसका एक और नाम है लेटेक्स मॉडिफाइड कंक्रीट। इसमें क्या होगा कि सीमेंट और पॉलीमर की हेल्प से बनता है, ये ऐड इन स्मॉल पोर्शन ऑफ एडमिक्सचर, कुछ स्मॉल पोर्शन ऑफ एडमिक्सचर भी मिलाता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो पॉलीमर इम्प्रूव्स एडेशन, रिड्यूस परमेबिलिटी, जो कॉमनली यूज़ किया जाता है इसे ओवरलेस बनाने में या फिर रिपेयर वर्क के लिए इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। फिर थर्ड आपका पॉलीमर इंटीग्रेटेड कंक्रीट, पीआईसी जिसे बोलते हैं। प्रीकास्ट कंक्रीट एलिमेंट आर इंटीग्रेटेड विथ मोनोमर, ठीक है, विच इज लेटर पॉलीमराइज्ड, यानी कि प्रीकास्ट आपको पहले कंक्रीट बना लिया जाएगा, उसके बाद पॉलीमर के घोल में उसे ला करके डिप कर दिया जाएगा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेड, ठीक है, पॉलीमराइजेशन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। जिससे डेंसिटी बढ़ जाएगी, ड्यूरेबल हो जाएगा, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ आपका टाइप ऑफ पॉलीमर है कंक्रीट, टाइप ऑफ पॉलीमर कंक्रीट। पॉलीमर यूज इन पीसीसी, जो पीसीसी आप बना रहे हैं उसमें पॉलीमर का क्या यूज है, कौन कौन से पॉलीमर यूज होता है, जैसे इपॉक्सी रेजिन यूज होगा एज अ बाइंडिंग मटेरियल ड्यू टू देयर हाई स्ट्रेंथ, एक्सलेंट एडेशन एंड केमिकल रेजिस्टेंस। फिर आप पॉलीमर पॉलिस्टर रेजिन्स का भी यूज कर सकते हैं, सस्ता पड़ता है आपका, गुड रेजिस्टेंस टू एसिड, ठीक है। फिर आप फिनाइल ईस्टर रेजिन्स का भी यूज कर सकते हैं, गुड फॉर मरीन स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बहुत अच्छी देती है। कोरिजिव एलिमेंट के जगह पे भी इसको यूज करते हैं। फिर आपका फॉर्न रेजिन्स हो गया, हाई रेजिस्टेंट टू एसिड एंड हीट, ठीक है। क्रिस्टल लेटेक्स हो गया, यूज इन पॉलीमर मॉडिफायर्स कंक्रीट, ठीक है। तो ये कुछ टाइप ऑफ पॉलीमर है जो कि पीसीसी बनाने के लिए, पॉलीमर बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। पॉलीमर कंक्रीट बनाने के लिए ये सारे पॉलीमर्स का यूज करते हैं फॉर एज अ बाइंडिंग मटेरियल। प्रॉपर्टी की बात करें पॉलीमर कंक्रीट कंपोजिट की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी आपकी, लो परमेबिलिटी होती है इसकी, रैपिडली क्यूर होता है, आपको पता ही है, लाइट वेट कंपेयर टू ओपीसी, जो ओपीसी जो ओल्ड कंक्रीट है, ट्रेडिशनल कंक्रीट, उससे हल्का होता है ये, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हाई कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होती है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी काफ़ी हाई होती है। एक्सलेन बॉन्ड स्ट्रेच विथ एग्रीगेट एंड एनफोर्समेंट, ये एनफोर्समेंट और एग्रीगेट के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। हाइयर टफनेस एंड कंपेयर टू नॉर्मल कंक्रीट, जो नॉर्मल कंक्रीट होता है उससे भी ज़्यादा इसकी टफनेस होती है। तो फिर क्यों ना हम इसको यूज़ करें, मतलब ये ज़्यादा एडवांस फीचर्स दे रहा है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी आप समझ गए। नेक्स्ट आपका केमिकल प्रॉपर्टी, तो एक्सलेंट रेजिस्टेंस, मतलब बहुत अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कंपेयर टू द एसिड, एल्कलाइज या फिर इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल को भी ये रजिस्ट कर पाता है, कोरिजन को रजिस्ट कर पाता है मेनली, तो इससे केमिकल प्रॉपर्टी है। ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी की बात करें तो लॉन्गर लाइफ स्पैन, तो इसकी सर्विस लाइफ होती है काफ़ी लंबी होती है। बेटर रेजिस्टेंस टू फ्रीजन देन साइकिल, ठीक है। रिड्यूस श्रिंकेज एंड क्रिप, जो क्रैक डेवलप होता है, श्रिंकेज डेवलप होता है, उसको भी ये कम कर देता है। तो इसकी
प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, मिक्स प्रपोर्शन की बात करें, यानी कि ये जब हम बनाते हैं तो कौन कौन सी मटेरियल कितना या फिर क्या क्या लेते हैं। तो अगर सबसे पहले आपको पता है कि पॉलीमर चाहिए, तो पॉलीमर 5 से 15% होता है। ठीक है, बाई वेट ऑफ सीमेंट। अगर सीमेंट के हिसाब से जैसे 1 kg का सीमेंट यूज़ करना है तो आप 5 से 15% उसमें पॉलीमर यूज़ करेंगे पीसीसी में। वहीं अगर एग्रीगेट की बात करें तो वेल ग्रेडेड सैंड यूज़ करेंगे या फिर ग्रेवल क्रस्ट स्टोन यूज़ करेंगे। ठीक है, वहीं अगर पॉलीमर बाइंडर की बात करें, पॉलीमर एज अ बाइंडर तो इपॉक्सी यूज़ कर सकते हैं, पॉलिस्टर यूज़ कर सकते हैं, विनाइल ईस्टर यूज़ कर सकते हैं, या फिर और भी जो आता है, मेनली ये तीनों का यूज़ किया जाता है। अब फिलर मटेरियल भी तो चाहिए, तो फिलर मटेरियल की जगह पे सिलिका यूज़ कर सकते हैं, राइस हस्क आता है, फ्लाई एश यूज़ कर सकते हैं, क्वार्टेज पाउडर होता है उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि पैकिंग और बॉन्डिंग को इम्प्रूव कर सके। तो ये आपका मिक्स प्रपोर्शन या फिर मटेरियल है जिसकी हेल्प से बनाया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें पीसीसी का, ठीक है, तो वो होता है आपका पीसी जो होता है पॉलीमर कंक्रीट, जो मैंने आपको बताया था, जिसमें कंप्लीटली सीमेंट को रिप्लेस कर देते हैं पॉलीमर से। तो उसमें मिक्स सबसे पहले एग्रीगेट को और फिलर को मिक्स करेंगे, उसके बाद उसमें पॉलीमर मिलाएंगे, रेजिन्स, उसके बाद उससे क्यूरिंग एजेंट मिलाएंगे, उसके बाद कास्ट और कंपैक्ट कर देंगे, क्यूर एट अ रूम टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर। ये इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ऑफ पीसी का। वहीं अगर पॉलीमर मॉडिफाइड कंक्रीट की पीएमसी की बात करें तो प्रीपेयर सीमेंट एंड सैंड एग्रीगेट मिक्सचर, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर पहले प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उसमें पॉलीमर मिलाएंगे। ठीक है, ऐड पॉलीमर लेटर ऐड मिक्सचर। ठीक है, उसके बाद फिर उसको कास्ट करेंगे, क्यूर करेंगे, उसके बाद आपको मिल जाएगा। फिर आपका थर्ड तो पॉलीमर इंटीग्रेटेड कंक्रीट पीआईसी। इसमें क्या करेंगे, नॉर्मली कास्ट कंक्रीट जैसे ट्रेडिशनल कंक्रीट को कास्ट करते हैं वैसे नॉर्मली कंक्रीट को हम पहले कास्ट करेंगे, उसके बाद ला करके उसे हम पॉलीमर में डिप कर देंगे। ठीक है, तो हमने पहले कास्ट किया, उसके बाद ड्राई एक्सकेवेट एड वाइड को एक्सकेवेट किया, हटाया, उसके बाद फिर लिक्विड मोनोमर में ला करके उसको डुबा दिया, फिर पॉलीमराइजेशन यूजिंग द हीट एंड रेडिएशन। इस तरह से आपको पीआईसी मिल जाएगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैंने सारे टाइप का बता दिया है। अब हम एप्लीकेशन की बात करेंगे, पॉलीमर की क्या क्या एप्लीकेशन है, सॉरी पॉलीमर कंक्रीट कंपोजिट की। तो इंडस्ट्रियल फ्लोर एंड जो पेवमेंट बनाने में यूज़ होता है, इसे केमिकल रेजिस्टेंस फ्लोरिंग की जगह पे। ब्रिज का जो डेक होता है या ओवरले होता है, उसको जैसे थिन ड्यूरेबल वाटरप्रूफिंग के वजह से ब्रिक डेक बनाने में भी इसको यूज़ करते हैं। रिपेयर करने में या फिर रीएस्टिमेशन करने में, जैसे क्रैक फिलिंग हो गया, पैच रिपेयर हो गया, बॉन्डिंग एजेंट के जगह पे इसको हम यूज़ करते हैं। प्रीकास्ट एलिमेंट, यानी कि पहले से जो कास्ट एलिमेंट होता है इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, ठीक है, तो वहाँ पे भी इसको हम यूज़ करते हैं पाइप, टैंक, पैनल बनाने में। मरीन लाइक स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे डैम हो गया, डॉक्स हो गया एंड हार्बोर्ड्स हो गया, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ करते हैं। प्रोटेक्टिव कोटिंग लाइनिंग में यूज़ करते हैं। हाईवे बनाने में, एयरपोर्ट की जो पेवमेंट होती है, रनवे बनाने में भी इसको यूज़ करते हैं, ड्यूरेबल सरफेस लेयर। तो ये कुछ एप्लीकेशन है पॉलीमर कंक्रीट कंपोजिट का। ठीक है, ठीक है, रिपेयर की जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ओवरलेयर की जगह पे यूज़ करते हैं, प्रीकास्ट एलिमेंट की जगह पे यूज़ करते हैं, बॉन्डिंग मटेरियल की जगह पे यूज़ करते हैं, स्टेचिंग के रूप में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। एडवांटेज की बात करें पीसीसी के, तो हाई अर्ली स्ट्रेंथ। ठीक है, स्टार्टिंग की स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है, कैन गेन फुल स्ट्रेंथ इन फ्यू आवर, कम थोड़े से घंटे में ही अपनी फुल स्ट्रेंथ गेन कर सकता है। हाई टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी। ठीक है, एक्सलेंट एडेशन एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, एडेशन एंड बॉन्डिंग जो स्ट्रेंथ, मतलब कंक्रीट से जो बॉन्डिंग बनाता है तो भी एक्सलेंट होता है। केमिकल एंड कोरिजन रेजिस्टेंस भी होता है। रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, लॉन्ग सर्विस लाइफ, ये कुछ इसकी एडवांटेज है। सब पे मैं डिटेल में आपको पहले बता दूंगा, तो यहाँ पे बस मैं उसको रिमाइंड करा दे रहा हूँ। लिमिटेशन की बात करें तो हाई कॉस्ट ड्यू टू पॉलीमर चूंकि महंगा मिलता है, इसकी वजह से इसकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाती है। रिक्वायर्ड स्किल एंड हैंडलिंग, ठीक है, एंड मिक्सिंग, इसके लिए स्किल्ड लेबर चाहिए। ठीक है, हैंडल करने के लिए, मिक्स करने के लिए। लिमिटेड हीट एंड फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, फायर रेजिस्टेंस बहुत नहीं होता है क्योंकि पॉलीमर हीट के साथ थोड़ा मेल्ट होने लगता है, तो ये लिमिटेड हीट एंड फायर रेजिस्टेंस होता है। इन्वायरमेंटल कंसर्न की बात करें तो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होता है। ठीक है, अवेलेबिलिटी पॉलीमर रेजिन्स कैन बी इशू, क्योंकि पॉलीमर रेजिन्स हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। ठीक है, क्लियर है पीसीसी। रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें अभी नैनो पॉलीमर कंक्रीट टेक्नोलॉजी पे रिसर्च चल रही है। सेल्फ हीलिंग पॉलीमर, यानी कि अगर पॉलीमर से बना हुआ स्ट्रक्चर में क्रैक आता है तो वो ऑटोमेटिक खुद को ठीक कर लेगा, सेल्फ हीलिंग उसे बोलते हैं। ठीक है, रिसाइकल प्लास्टिक बनाया जा रहा है इसमें। हाइब्रिड पॉलीमर कंपोजिट पे रिसर्च चल रहा है, तो ये कुछ रिसर्च रिसेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, इतना क्लियर है।
अब हम जो अगला टॉपिक रहने वाला है वो सल्फर कॉन्क्रीट। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि सल्फर कॉन्क्रीट क्या होता है। तो सल्फर कॉन्क्रीट इज अ कंपोजिट मटेरियल। ठीक है, ये भी एक कंपोजिट मटेरियल है इन विच मोल्टेड सल्फर एक्ट एज अ बाइंडर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जैसे नॉर्मल आप कंक्रीट जानते हैं उसमें क्या सीमेंट एज अ बाइंडर काम करता है, लेकिन सल्फर कंक्रीट में मोल्टेड यानी कि पिघला हुआ सल्फर एज अ बाइंडर काम करेगा, यानी कि सीमेंट रिप्लेस हो जाएगा सल्फर से और उससे जो कंक्रीट बनेगा डेट इज कॉल्ड सल्फर कंक्रीट। ठीक है, डेवलप्ड इन यूटिलाइज द सल्फर इंडस्ट्रियल जो सल्फर होता है, जो एक्स्ट्रा सरप्लस सल्फर है उसको यूटिलाइज करने के लिए ये टेक्नोलॉजी को बनाया गया। फ्रॉम पेट्रोलियम रिफाइनरी से जो निकलता है सल्फर उसको, या नेचुरल गैस प्रोसेसिंग से जो बाई प्रोडक्ट निकलता है एज अ सल्फर, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए ये टेक्नोलॉजी को बनाया गया। इंपॉर्टेंस इन सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो एलिमिनेट सीमेंट हाइड्रेशन प्रॉब्लम। सीमेंट की वजह से सीमेंट का यूज़ करने से हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है और हाइड्रेशन के प्रोसेस में बहुत हीट जनरेशन होता है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए सल्फर को यूज़ किया जाता है। हाई ड्यूरेबल होता है कोरिजिव इन्वायरमेंट में भी। ठीक है, रैपिड स्ट्रीटिंग एंड हाईली अर्ली स्ट्रेंथ, बहुत जल्दी कुछ घंटों में ये बहुत हाई स्ट्रेंथ गेन कर लेता है, रैपिडली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, देखिए सल्फर कॉन्क्रीट से बना हुआ कुछ मटेरियल है यहाँ पे। तो सल्फर कंक्रीट इज हाई परफॉर्मेंस कंपोजिट कंस्ट्रक्शन मटेरियल दैट यूज फॉर मोल्टेड सल्फर। ठीक है, ये मोल्टेड सल्फर को यूज़ करता है एज अ बाइंडर मटेरियल। ठीक है, सीमेंट के जगह पे। ऑफिंग्स सुपीरियर स्ट्रेंथ, रैपिड हैंडलिंग, 24 घंटे में क्यूर हो जाता है ये, रेडी टू यूज हो जाता है, एक्सलेंट एसिड एंड केमिकल रेजिस्टेंस, एसिड और केमिकल रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करती है, एंड लो वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इट इज़ प्रोड्यूस बाय मेल्टिंग सल्फर एंड मिक्सिंग इट विथ हीटेड एग्रीगेट। ये इसको बनाने की प्रोसेस है कि पहले सल्फर को पिघला देंगे और उसमें गर्म एग्रीगेट ला के डाल देंगे, एंड देन वी विल गेट सल्फर कॉन्क्रीट। देन अलाउ द मिक्सिंग टू कूल, उसके बाद उसे ठंडा होने देंगे, सॉलिड होने देंगे, ठंडा होने से सॉलिड हो जाएगा वो। की एप्लीकेशन प्रीकास्ट एलिमेंट में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, सीवेज लाइन्स में, डैम्स में कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, स्ट्रक्चर कोरिजन इन्वायरमेंट, कोरिजिव इन्वायरमेंट बनाने में इसके स्ट्रक्चर एप्लीकेशन है, वेयर द इम्परमेबिलिटी एंड रिसाइकेबल पोर्शन ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांटेज ओवर कन्वेंशनल कॉन्क्रीट। ठीक है, तो ओवरऑल मोल्टेड सल्फर में हीटेड एग्रीगेट ला करके मिलाते हैं और उससे जो आपका कंक्रीट बनेगा डेट इज कॉल्ड सल्फर कंक्रीट। ठीक है, कंपोजिट ऑफ सल्फर कंक्रीट की बात करें तो सबसे पहले तो सल्फर है जो कि एक्ट एज अ बाइंडिंग मटेरियल, दूसरा आपका एग्रीगेट है, एंड तीसरा आपका फिलर मटेरियल है या फिर मॉडिफायर्स। तो सल्फर की बात करें तो ये 5 से 35% बाई वेट यूज होता है, यूज इन मोल्टेड स्टेट। ठीक है, 130 से 140 डिग्री टेम्परेचर पे मोल्ड करके इसको यूज करते हैं। प्रोवाइड बाइंडिंग एंड केमिकल रेजिस्टेंस, ये बाइंडिंग और केमिकल रेजिस्टेंट की तरह काम करता है और ये सेम काम करेगा आपका सीमेंट इन नॉर्मल कन्वेंशनल कंक्रीट। तो यहाँ पे सीमेंट की जगह पे सल्फर यूज होता है। एग्रीगेट की बात करें तो सैंड या ग्रेवल या फिर क्रस्ट स्टोन को यूज करते हैं, जो कि 65 से 75% पूरा वॉल्यूम का यही लेता है। फिर आपका फिलर या मॉडिफायर की बात करें तो यूज टू स्टेबलाइज सल्फर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, सल्फर को स्टेबलाइज करने के लिए मॉडिफायर का यूज़ करते हैं ताकि परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सके, जैसे कि फ्लाई एश हो गया, सिलिका फोम, लाइम, फास्फोट या फिर पॉलीमर एडिटिव। तो ये इसकी कंपोजिट्स है सल्फर कंक्रीट का। ठीक है, और उससे बन करके ये देखिए आपका सल्फर कंक्रीट तैयार है। प्रॉपर्टी की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की डेंसिटी होगी 2.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कलर इसका हल्का येलोइश टाइप का होगा, देख सकते हैं हल्का येलोइश टाइप का कलर है। ठीक है, इम्परमेबल वाटर। मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रेशियो 50 से 80 मेगापास्कल इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ हाई होता है कंपेयर टू ओपीसी, जो नॉर्मल कंक्रीट होता है उससे इसकी हाई टेंसाइल एंड हाई फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ होता है। ब्रिटल बिहेवियर भी होती है इसकी। वही केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्सटेंट रेजिस्टेंस एसिड से, साल्टी वाटर से एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट से काफ़ी एक्सलेंट रजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है। पुअर रेजिस्टेंट टू अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन पोरस एंड नॉन केमिकल रिएक्शन विथ एग्रीगेट। थर्मल प्रॉपर्टी की बात करें तो लो फायर रजिस्टिविटी, सल्फर मेल्ट 119 डिग्री जाते जाते ये सल्फर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इसकी लो थर्मल प्रॉपर्टी काफ़ी वीक होती है और 232 डिग्री पहुँचते पहुँचते जलना शुरू हो जाएगा। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले हम एग्रीगेट को प्रिपेयर करेंगे, यानी कि एग्रीगेट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे सैंड, ग्रेवल, क्रश स्टोन हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उसे सुखाएंगे ड्राई एट प्री हीटेड। ठीक
ठीक है, ड्राई करेंगे, सुखाएंगे, उसके बाद उसे प्री हीट करेंगे, गर्म करेंगे 130 से 150 डिग्री टेम्परेचर तक, ठीक है, इसे प्री हीटेड कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है, ताकि मॉइस्चर उसमें से और जो वाइड वो निकल जाए, बाहर निकल जाए। ये हो जाने के बाद, ऐसा करने के बाद हम जो बाइंडर यानी कि सल्फर को प्रिपेयर करेंगे। तो सल्फर इज हीटेड 130 से 40 डिग्री पे सल्फर को भी हीट करेंगे ताकि ये मोल्टेड पिघला हुआ स्टेट में आ जाए, मोल्टन स्टेज में आ जाए। मॉडिफायर आर बैलेंस 2 to 5% बाई वेट, मॉडिफायर भी अगर डालना है तो यूज़ करेंगे फ्रॉम सल्फर पॉलीमर सीमेंट, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। अब ये दोनों को करेंगे मिक्स। हॉट एग्रीगेट आर मिक्सड विथ मोल्टेड सल्फर, हॉट एग्रीगेट को मोल्टेड सल्फर के साथ मिक्स करेंगे। यूनिफॉर्म कोटिंग ऑफ एग्रीगेट इंश्योर। अब अगर मिक्स करके हमने एक पेस्ट बना लिया तो अब उस पेस्ट को हम कास्ट करेंगे। मिक्स इज पोरस इनटू मोल्ड, मोल्ड में डाल करके उसे हम कास्ट करेंगे नॉर्मल कंक्रीट की तरह। उसके बाद उसे कूल करेंगे, उसके बाद उसे सेट गेन एंड सेटिंग कूलिंग करके उसे हम यूज़ करने के लिए रेडी कर देंगे, ठीक है। स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो बन के जो आपका प्रिपेयर हुआ कंक्रीट उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी 50 से 80 मेगापास्कल, ठीक है, 24 घंटे में ये रीच हो जाएगा। फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ 7 से 12 मेगापास्कल, ठीक है, बेटर देन ओपीसी। वही टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 4 से 6 मेगापास्कल की होगी स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो हाई एडेशन एंड विथ एग्रीगेट बट पुअर विथ स्टील एंड रेनफोर्समेंट। ड्यूरेबिलिटी वही एक्सलेंट अगेंस्ट केमिकल्स, सीवेज, सी वाटर से आपकी थोड़ी स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होगी। इस सब जगह पे आपका इसकी अच्छी ड्यूरेबिलिटी अच्छी मानी जाती है, तो इसकी स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक है। एडवांटेज की बात करें तो हाई अर्लियर स्ट्रेंथ, ठीक है, 24 घंटे में ही अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ जाता है, फुल अचीव इन फ्यू आवर। कोरिजन रेजिस्टेंस है, ठीक है, एसिड या फिर साल्ट या सीवेज वाटर से इसको कोई नुकसान नहीं होगा। लो परमेबिलिटी, डेंस मटेरियल है ये, वाटर प्रूफ मटेरियल है ये, ठीक है, रिसाइकलेबल है, कैन बी रीहीटेड एंड रीयूज। इसको रीहीट करके अब देख रहे हैं कि 200 डिग्री के आसपास पहुँचते पहुँचते ये मोल्टेड स्टेट में दोबारा आ जाएगा, जिसको रिसाइकल करके रीयूज कर सकते हैं। नो क्यूरिंग रिक्वायर्ड, इसमें कोई क्यूरिंग रिक्वायर्ड ही नहीं, कूल होती है अपने हार्डनेस स्टेज में आ जाता है, ठीक है। हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, तो इसकी कुछ एडवांटेज है, कुछ लिमिटेशन भी है। टेम्परेचर सेंसिटिविटी आप देख रहे हैं कि 80 से 100 डिग्री पहुँचते पहुँचते ये कमज़ोर होने लगता है, 200 डिग्री पहुँचते पहुँचते ये मेल्ट होने लगता है, तो ये इसकी सेंसिटिविटी है। फायर हैजर्डस, सल्फर इज कंबसेबल, सल्फर जो होता है वो जलने वाला मटेरियल है, तो फायर प्रूफ मटेरियल की जगह पर इसको यूज़ नहीं कर सकते। ब्रिटलनेस, कॉस्ट फैक्टर आपका सल्फर एंड एडिटिव में इंक्रीज कॉस्ट। अल्कलाइन अटैक, पुअर रेजिस्टेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कलाइज, ठीक है, तो ये आपका लिमिटेशन है। एप्लीकेशन की बात करें तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जैसे कि एसिड रेजिस्टेंट फ्लोर हो गया, टैंक हो गया, पाइप हो गया, केमिकल प्लांट हो गया, फ्लोरिंग ड्रेनेज सिस्टम इसको यूज़ करते हैं। मरीन स्ट्रक्चर में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जहाँ पर डॉक, सीवेज पाइप, मैनहोल्स में। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी इसको यूज़ करते हैं, रिपेयर पेवमेंट को रिपेयर करने में, एयरपोर्ट को रनवे को रिपेयर करने में, ब्रिज के रनवे को रिपेयर करने में, ठीक है। स्पेशलाइज्ड यूज जैसे कि न्यूक्लियर वेस्ट के जगह पे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इन सल्फर रिच सॉइल, प्रीकास्ट एलिमेंट के जगह पे भी इसको यूज़ करते हैं ब्लॉक पैनल बनाने के लिए, तो ये कुछ एप्लीकेशन है, ठीक है। कंपेरिजन की बात करें सल्फर कॉन्क्रीट और ओपीसी कॉन्क्रीट के बारे में, यानी कि ट्रेडिशनल कॉन्क्रीट के बारे में, तो बाइंडर सल्फर में आपका मोल्टेड सल्फर यूज़ होता है और इसमें सीमेंट का यूज़ होता है। सीटिंग की बात करें तो कुछ घंटे में ही सिट हो जाता है रैपिडली, लेकिन ओपीसी कंक्रीट को 7 से लगभग 28 दिन चाहिए 100% स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। स्ट्रेंथ की बात करें तो हाई कंप्रेसिव एंड फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ और ओपीसी कंक्रीट मॉडरेट स्ट्रेंथ देता है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो हाई केमिकल रेजिस्टेंस, लेकिन आपका ओपीसी सस्पेक्टेबल एसिड एंड साल्ट से ये थोड़ा हार्म हो सकता है। वहीं क्यूरिंग की बात करें तो सल्फर कंक्रीट को कोई क्यूरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ओपीसी को रिक्वायर्ड होता है। टेम्परेचर की बात करें बस यही एक दिक्कत है इसकी, पुअर अबाउट 80 से 100 डिग्री पे अपना स्ट्रेंथ लॉस करने लगता है, लेकिन यहाँ पे आपका ओपीसी जीत जाएगा और ओपीसी कंक्रीट की थर्मल रेजिस्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है। यह सल्फर कंक्रीट रिसाइकलेबल होता है, लेकिन ये रीयूजेबल नहीं होता है ओपीसी कंक्रीट, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सल्फर इन्फ्लेटेड कंक्रीट की बात करेंगे, SIC। अब जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग अगला टॉपिक है वो है सल्फर इन्फ्लेटेड कंक्रीट, ठीक है, जिसे हम SIC बोलते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि SIC क्या होता है। तो सल्फर इन्फ्लेटेड कंक्रीट जो होता है आपका, 1 सेकेंड, ओके, सल्फर इन्फ्लेटेड कंक्रीट होता है इज अ टाइप ऑफ कंक्रीट वेयर कन्वेंशनल कास्ट आर हार्डन पोर्टलैंड सीमेंट कंक्रीट इज इंटीग्रेटेड विथ मोल्टेड सल्फर विथ मॉडिफायर। अब देखिए, इससे पहले जो मैंने आपको बताया सल्फर कंक्रीट क्या करते थे बेसिकली,
हम इसमें हम सल्फर को जो आपका कंक्रीट के साथ मिला करके सल्फर को एज अ बाइंडिंग मटेरियल की तरह यूज़ करते थे। ठीक है, सीमेंट की जगह पे हम सल्फर को यूज़ करते थे। लेकिन तो बस ये डिफरेंस था आपका इसमें। लेकिन अब बात करते हैं आपका एसआईसी में। तो इस एसआईसी में क्या हुआ कि हम पहले से ही जो कन्वेंशनल कंक्रीट बनाए, यानी कि कुछ जो इस तरह का कंक्रीट बनाया पहले से ही, जिसमें हम सीमेंट को ही एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया है। लेकिन उसको क्या करेंगे, बन जाने के बाद, रेडी टू यूज़ हो जाने के बाद उसे हम सल्फर, मोल्टेड सल्फर में ला करके उसे डिप कर देंगे। डिप करके उसे बाहर निकाल देंगे। तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाएगा मोल्टेड सल्फर का, जो कि वो सारी प्रॉपर्टी उसे दे देगी जो आपको यहाँ पे सल्फर कंक्रीट दे रही है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए होता है ताकि पुराने जो कन्वेंशनल कंक्रीट है उसको भी हम एक अच्छे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सकें। टू इम्प्रूव ड्यूरेबिलिटी को इम्प्रूव करा सके, इम्परमेबल बना सके, केमिकल रेजिस्टेंस एंड ऑर्डिनेट कंक्रीट, जो ऑर्डिनेट ट्रेडिशनल कंक्रीट है उसकी केमिकल रेजिस्टिविटी को इंक्रीज कर सके। तो इस रीज़न से हम क्या करते हैं कि जो ऑर्डिनेट, जो पुराना ट्रेडिशनल कंक्रीट है उसको लाएंगे और उसको मोल्टेड सल्फर में डिप करके निकाल देंगे। ठीक है, डिफरेंस फ्रॉम सल्फर कंक्रीट कैसे है? इन सल्फर कंक्रीट, सल्फर एक्ट एज अ प्राइमरी बाइंडर। सल्फर कंक्रीट में मैंने आपको बताया कि बाइंडर के जगह पे हम सीधे सल्फर को यूज़ करते हैं, सीमेंट का यूज़ उसमें हम नहीं करते हैं। लेकिन इन सल्फर इन्फिल्ट्रेटेड कंक्रीट जो आपका, यानी कि इसमें एसआईसी में सीमेंट इज स्टिल द बाइंडर, सीमेंट ही यहाँ पे बाइंडर की तरह काम करेगा। बट सल्फर फिल पोरस, जो ये जो कंक्रीट है, तो इसमें जो जहाँ पे भी इसको जब हम डिप करेंगे मोल्टेड सल्फर में, तो जहाँ पे होल होगा, क्रैक होगा, जो वाइड होगा, वो सब किससे भर जाएगा? सल्फर से। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सल्फर कंक्रीट में आपका बाइंडिंग मटेरियल की जगह पे सल्फर यूज हो रहा है, लेकिन सल्फर इन्फिल्ट्रेटेड कंक्रीट यानी कि एसआईसी में बाइंडिंग सीमेंट ही है, बस वो फिल करेगा पोर्स और वॉइड्स को सल्फर से। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सल्फर कंक्रीट एंड एसआईसी। ठीक है, तो सल्फर इन्फिल्ट्रेटेड कंक्रीट एसआईसी इज हाई स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एसिड रेजिस्टेंस कंक्रीट है, प्रोड्यूस बाय द इंटीग्रेशन क्यूड पोर्टलैंड कंक्रीट जो होता है, यानी कि सूखा हुआ जो पोर्टलैंड कंक्रीट है उसको मोल्टेड सल्फर में डुबा देने से। ऑफरिंग सिग्निफिकेंट इंक्रीज कंप्रेसिवेशन, थोड़ा बहुत कंप्रेसिवेशन बढ़ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, एंड इम्प्रूव डक्टाइल ड्यूरेबिलिटी भी इसकी बढ़ जाएगी। डेवलप्ड एज अ कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव टू द पॉलीमर इंटीग्रेटेड कंक्रीट। ठीक है, ऐसा ये सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट, ये सिंपल और सस्ता प्रोडक्ट है। आइडियल फॉर प्रीकास्ट एलिमेंट, जैसे कि रेलवे के स्लीपर्स बनाने के लिए, ठीक है, या पाइप्स बनाने के लिए, या फिर आपको रूफिंग क्रिएट करने के लिए ये आइडियल माना जाता है। पार्शियली इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट रिक्वायर कोरिजन रेजिस्टेंस। ठीक है, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ड्राइंग hardened concrete is submerging in molted sulfur, sometime with acid, sometime with aid and vacuum pressure enhance sulfur penetration। अब कभी कभी क्या होता है कि ये जो आपका नॉर्मल कन्वेंशनल कंक्रीट है, इसको नॉर्मली एसआईसी अगर बनाना है तो उसे हम डिप कर देंगे ले जाकर के सल्फर, मोल्टेड सल्फर में। तो उसमें जितने भी वॉइड हैं, जितने भी फिलिंग एलिमेंट है, जितने क्रैक्स हैं, वो सब भर जाएगा सल्फर से। तो इसमें सारी वो वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी जो सल्फर कंक्रीट में आती है। लेकिन किसी किसी केस में अगर बड़ा वाइड होता है तो उसमें हम सल्फर को पेनिट्रेट भी करते हैं, पेनिट्रेशन प्रोसेस के थ्रू भी उस वाइड को फिल करते हैं। तो इस तरह से आपको सल्फर इन्फिल्ट्रेटेड कंक्रीट मिल जाता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन की बात करें तो ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट हैज़ कैपिलरी पोर्स। जो भी कैपिलरी पोर्स होता है आपके कंक्रीट के अंदर में, उसको उसके वजह से स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है एंड ड्यूरेबिलिटी कमेगी। क्योंकि अगर क्रैक है कहीं पे पोर्स है ना, तो वही मोस्ट प्रोबेबली लोड उस पर पड़ने पे वहीं से वो ब्रेक कर जाएगा, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो इसी को दूर करने के लिए हम उसमें क्या करते हैं कि उसमें सल्फर भर देंगे। ठीक है, इन एसआईसी दीज पोर्स आर फिल्ड विथ मोल्टेड सल्फर। एसआईसी में यही जो पोर्स था जहाँ से क्रैक होने के चांस था, तो वो आपको भर जाएगा मोल्टेड सल्फर से जब हम डिप करेंगे तो। और इसकी वजह से आपकी वो क्रैक होने की चांस बढ़ जाएगी, डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, लो परमेबिलिटी हो जाएगी, एंड इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू केमिकल, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्रैक रेजिस्टेंस भी बन जाएगा। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन का। ठीक है, अब परफॉर्मेंस परमानेंट ऑफ एसआईसी की बात करें, पैरामीटर जो परफॉर्मेंस की क्या है, तो स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले
स्ट्रेंथ परफॉर्मेंस, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी अप टू 100 मेगा पास्कल तक हो जाता है, 2 to 3 मोर देन ओपीसी, जो ऑर्डलैंड पोर्टलैंड कंक्रीट जो होता है उससे कंपेयर टू 2 to 3 टाइम ज़्यादा होता है 100 मेगा पास्कल के अराउंड। वहीं अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो 7 से 10 मेगा पास्कल होता है। ठीक है, इसको एज अ प्रॉपर्टी भी समझ सकते हैं आप। फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 5 से लेकर के 20 मेगा पास्कल तक होता है। ठीक है, वही एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस की बात करें तो 4 to 5 टाइम हायर देन ओपीसी एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी परफॉर्मेंस की बात करें, इसके ड्यूरेबिलिटी या परफॉर्मेंस क्या क्या हो जाता है, तो एसिड रजिस्ट कर पाएगा ये, एक्सलेंट अगेंस्ट HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3, ये सारे जो एसिड हार्मफुल एसिड ये सबको रजिस्ट करने के कैपेबल बन जाएगा आपका कन्वेंशनल कंक्रीट, जब उसको आप मोल्टेड सल्फर में डिप करके निकालेंगे, यानी कि SiC जब बनाएंगे तब। साल्ट यानी कि साल्टी वाटर को भी ये रजिस्ट कर पाएगा। ठीक है, एक्सलेंट अगेंस्ट NaCl नमक, MgCl2, सी वाटर को ये रजिस्ट कर पाएगा। ठीक है, सल्फर रेजिस्टेंट हो जाएगा, सल्फेट रेजिस्टेंट, कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट HO4 अटैक से। ठीक है, साथ में आपका एल्की रेजिस्टेंस भी हो जाएगा, पुअर अगेंस्ट NaOH या फिर KOH सल्फर डिजोल्वेशन का, ये सबसे आपको रजिस्ट करने लग जाएगा आपका कंक्रीट। थर्मल बिहेवियर की बात करें तो स्टेबल अप टू 120 डिग्री, 120 डिग्री टेम्परेचर तक ये स्टेबल रहेगा। वहीं 150 डिग्री प्लस अगर टेम्परेचर जाता है तो आपका ये धीमे धीमे स्ट्रेंथ को लॉस करने लगेगा। अगर 230 डिग्री चला जाता तो ये भी आपका बन जाएगा, क्योंकि है तो इसमें सल्फर का ही यूज़ किया हुआ, तो सल्फर एक जलने वाला इग्नाइटेड मटेरियल होता है। लगभग 250 डिग्री टेम्परेचर जाते जाते ये जलना शुरू कर देगा। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करते हैं सल्फर SiC का, तो मैं आपको बताया सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो नॉर्मल ओपीसी ट्रेडिशनल कंक्रीट है तो उसको हम सबसे पहले करेंगे कास्ट, यानी कि कंक्रीट करेंगे, उसके बाद उसे मोल्डिंग करेंगे, मोल्डिंग के बाद डिमोल्डिंग करेंगे, फिर क्यूरिंग करेंगे। ओवरऑल हमारा ओपीसी कंक्रीट तैयार मिलना चाहिए। कास्ट इन्वायरमेंट, कास्ट कन्वेंशनल कंक्रीट एलिमेंट यूजिंग ओपीसी, अलाउ देम टू हार्डन, उसको सूखने देंगे। क्यूर होने के बाद, जब ये क्यूर हो जाता है यानी कि ड्राई होने के बाद, द हार्डनेस कंक्रीट इज ड्राइड 100 to 110 डिग्री, रिमूव मॉइस्चर, ताकि उसमें से मॉइस्चर को रिमूव कर सके। उसके बाद आपका ये मेन प्रोसेस है। ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन, इसमें जो हमने सूखा कंक्रीट है, ड्राई कंक्रीट, उसको सीधे डिप कर देंगे मोल्टेड सल्फर में। मोल्टेड सल्फर जो कि 130 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे वो पिघला हुआ फॉर्म में है। ठीक है, सल्फर, तो उसमें हम इसको ले जाकर के उस ड्राइड कंक्रीट को डिप कर देंगे। ड्यूरेशन फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए, टू सेवरल आवर्स। ठीक है, कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटे तक भी डिपेंड करता है उसकी थिकनेस कितनी उस पर। सल्फर पेनिट्रेट करेगा इनटू पोर्स, जो उसके जो कंक्रीट के अंदर जो होल्स है, क्रैक्स है, कैपिलरी है या फिर वॉइड्स है, कैपिलरी सेक्शन के थ्रू वो सारे वॉइड्स में वो सल्फर फिल हो जाएगा। अब फिल हो जाएगा तो कुछ घंटे बाद उसमें से निकाल लेंगे, उसके बाद उसे कूल कराएंगे, ठंडा कराएंगे। सल्फर सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग, ठंडा होने पे सल्फर सॉलिड हो जाएगा, फिलर जो पोर्स है वो फिल हो जाएगा, एंड डेंस एंड इम्परमेबल कोर कंक्रीट बन जाएगा, एंड देन वी विल गेट द SiC। तो ये प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, मॉडिफायर यूज इन सल्फर इन्फिल्ट्रेशन, जो सल्फर इन्फिल्ट्रेशन उसमें कौन कौन से मॉडिफायर को यूज़ किया जाता है, तो प्योर सल्फर इज ब्रिटल, इस वजह से उसमें जो प्योर सल्फर होता है वो ब्रिटल नेचर का होता है, इसलिए उसमें सल्फर को बनाने के लिए कुछ मॉडिफायर का यूज़ करते हैं, उसमें मॉडिफायर ऐड करते हैं। तो कॉमनली जो ऐड किया जाता है वो है आपका DCPD। ठीक है, ये आपका यूज़ किया जाता है। दूसरा आपका पॉलीमर यूज़ किया जाता है, पॉलीमर में आपका बिटुमिन हो सकता है, इपॉक्सी हो सकता है, ऑर्गेनिक रेजेंस हो सकता है। तो ये कॉमन मॉडिफायर्स को यूज़ करते हैं सल्फर इन्फिल्ट्रेशन क्रिएट करने के लिए। मॉडिफायर सल्फर की बात करें तो सल्फर पॉलीमर सीमेंट हो गया, SPC, जो आपका इम्प्रूव टफनेस को इम्प्रूव करता है। तो ये कुछ मॉडिफायर को यूज करते हैं ताकि जो ब्रिटल सल्फर है उससे एक मॉडिफायर, एक यूजफुल सल्फर बना सके। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करें सल्फर SiC का, तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी जो आपको हाई डेंसिटी हो जाती है, इम्परमेबल टू वाटर एंड गैस हो जाता है, ये आपका गैस और वाटर में नहीं इम्परमेबल हो जाएगा। एलोइस टिंट ड्यू टू सल्फर, ठीक है, एलोइस कलर का हल्का आ जाता है टिंट सल्फर को यूज करने से, क्योंकि सल्फर देखिए आप येलो ही कलर का होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है वो 70 से लेकर के 100 मेगापास्कल के बीच में आ जाता है, हायर देन OPC। ठीक है, फ्लेक्सुअल टेंसाइलेशन की बात करें तो 2 to 3 टाइम मोर देन OPC कंक्रीट।
ठीक है। वही अगर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एक्सलेंट रेजिस्टेंस एसिड, साल्ट, सी वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट सबसे एक्सलेंट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। पुअर रेजिस्टेंस टू स्ट्रॉन्ग एल्कलाइड्स, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। वहीं अगर ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाई ड्यूरेबल इन एग्रेसिव इन्वायरमेंट, जो एग्रेसिव इन्वायरमेंट है, जो सीवेज एरिया है, ठीक है, या फिर मरीन एरिया है, तो वहाँ पे ये हाई ड्यूरेबल होता है। ठीक है। नेग्लेक्टेबल परमेबिलिटी, क्लोराइड हो गया, सल्फेट हो गया, कैन नॉट पेनिट्रेट, ठीक है, फ्रीजन देन रेजिस्टेंस, तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, फिजिकल, मैकेनिकल, केमिकल एंड ड्यूरेबिलिटी रिलेटेड प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दिया। कुछ इसके एडवांटेज जानते हैं SiC का, तो इसकी हाई स्ट्रेंथ, ये अपने हाई स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है। ग्रेटर कंप्रेसिव एंड फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव फ्लेक्चुअलेशन दोनों इसकी काफ़ी हाई होती है। वहीं ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो रजिस्ट टू एसिड, एसिड को रजिस्ट कर पाएगा ये, साल्ट को रजिस्ट, साल्टी वाटर हो गया, या सीवेज के जो वाटर होती है, सी वाटर, उसको भी ये रजिस्ट कर पाएगा। लो परमेबिलिटी, पोरस फिल्ड विद सल्फर, जिसकी वजह से लीकेज खत्म हो जाता है, नो लीकेज हो जाता है। बहुत जल्दी ये अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। इम्परमेबल आफ्टर रेफ्रिजरेशन एंड कूलिंग, बहुत जल्दी कुछ घंटों में ये अपनी फुल स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। बेटर परफॉर्मेंस इन मरीन लाइक स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलेगी। ठीक है। रिपेयर फ्रेंडली है आपका, कैन बी इम्प्रेडेड विद सल्फर इन क्रैक, अगर दोबारा से क्रैक हो जाता है तो दोबारा से इसे उसके ऊपर सल्फर की कोटिंग लगा देंगे, तो ये रिपेयर फ्रेंडली होता है। कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं तो टेम्परेचर सेंसिटिविटी होती है इसकी। सल्फर रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होंगे तो टेम्परेचर सेंसिटिविटी होगी, क्योंकि सल्फर एक फ्लेमेबल मटेरियल है। तो सल्फर मेल्ट 119 डिग्री के आसपास आते आते सल्फर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और 232 डिग्री के आसपास पहुंचते पहुंचते सल्फर जलना शुरू हो जाएगा। इस वजह से इसकी फायर हार्डेडनेस है, नीट फायर प्रूफ मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ जाता है सम केस में। कॉस्ट इसकी इन्वॉल्विंग सल्फर हीटिंग एंड स्पेशल ट्रीटमेंट की वजह से इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। एल्कलाइन रेजिस्टेंस, पुअर अगेंस्ट एल्कलाइन, ठीक है। प्रोसेस लिमिटेशन, मोर सुटेबल फॉर प्रीकास्ट यूनिट, ठीक है, नॉट इन कास्ट, जो साइट पर बनाने के लिए सुटेबल नहीं है, प्रीकास्ट एलिमेंट इंडस्ट्रीज में बनाने के लिए सुटेबल है। एप्लीकेशन की बात करें SiC का, तो मरीन से रिलेटेड जितने स्ट्रक्चर है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जैसे कि डैम, कैनाल, स्पिलवेल, ठीक है, सी वॉल हो गया, डॉक हो गया, जेट सिस्टम में इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी है इसकी, केमिकल प्लांट फ्लोरिंग हो गया, एसी टैंक हो गया, ड्रेनेज सिस्टम बनाने में, ठीक है, सीवर पाइप या फिर मैनहोल्स बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। ट्रांसपोर्ट एंड रिपेयर वर्क की बात करें तो रैपिड रिपेयर पेवमेंट जो होता है, रोड की जो पेवमेंट है उसको रैपिडली रिपेयर करना है तो हम SiC का ही यूज़ करते हैं। ब्रिज हो गया, एयरवे की पेवमेंट में इसको यूज़ करते हैं रनवे बनाने में, ठीक है, रैपिडली रिपेयर के लिए। ओवरली वर्क ऑन ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, न्यूक्लियर एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है SiC का। अब हम थोड़ी सी कंपैरिजन कर लेते हैं SiC और नॉर्मल OPC कंक्रीट का, ठीक है। तो इसमें जो SiC इसमें बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट, जो बेस मटेरियल तो सीमेंट ही होगा बाइंडिंग मटेरियल की तरह, जो मैंने आपको पहले बताया। बाद में से सल्फर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन OPC कंक्रीट उसमें सिर्फ सीमेंट ही बाइंडिंग मटेरियल है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो SiC का 70 से 100 मेगापास्कल है, लेकिन वही अगर OPC की बात करें तो 20 से 50 मेगापास्कल ही है। परमेबिलिटी की बात करें तो ऑलमोस्ट इम्परमेबल है ये, लेकिन ये पोरस है। केमिकल रेजिस्टेंस, SiC आपका एक्सलेंट, एसिड टू सॉइल से एक्सलेंट रेजिस्टिविटी प्रोवाइड करता है, लेकिन नॉर्मल कंक्रीट जो आपका मॉडरेट प्रोवाइड करता है। ड्यूरेबिलिटी इसकी वेरी हाई होती है और नॉर्मल कंक्रीट की एवरेज मानी जाती है, ठीक है। फायर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये पुअर है और आपका नॉर्मल कंक्रीट गुड है, बहुत अच्छा फायर रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये सल्फर मेल्ट होना शुरू हो जाता है। सूटेबिलिटी की बात करें तो मरीन स्ट्रक्चर, केमिकल, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के लिए सूटेबल होता है, और आपका नॉर्मल कंक्रीट जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। अब हम सल्फर कंक्रीट और SiC सल्फर इंफिल्ट्रेटेड कंक्रीट, जो मैंने आपको ये दोनों टॉपिक अभी पढ़ाया है, उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो सल्फर कंक्रीट में बाइंडिंग मटेरियल प्राइमरी सल्फर होता है, लेकिन SiC में सीमेंट और सल्फर दोनों होता है। स्ट्रेंथ की बात करें तो 60 से 80 मेगापास्कल है सल्फर कंक्रीट का, और सल्फर इंफिल्ट्रेटेड कंक्रीट का होता है वेरी हाई, मतलब 70 से 80 मोर देन सल्फर कंक्रीट। पोरस स्ट्रक्चर की बात करें तो नो सीमेंट जेल पोरस, ठीक है, लेकिन इसमें सीमेंट जेल पोरस फिल्ड विथ सल्फर, जो सीमेंट से जो वाइड बनते हैं उसको सल्फर से फिल कर देते हैं, लेकिन इसमें कोई वाइड ही नहीं बनता है,
ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो SC आपका गुड है, लेकिन SiC आपका एक्सलेंट है। एल्कनाइट रेजिस्टेंस की बात करें तो SC पुअर है आपका, और ये भी पुअर ही है। फायर रेजिस्टेंस की बात करें तो दोनों लो रहेगा, क्योंकि दोनों में आप सल्फर का यूज़ करें तो सल्फर एक इग्नाइट मटेरियल है, हाई टेम्परेचर होती है वो जलना शुरू हो जाएगा। बेस्ट यूज फॉर प्रीकास्ट यूनिट, एंड दिस इज ऑल्सो फॉर प्रीकास्ट, रिपेयर एंड मरीन लाइक स्ट्रक्चर से रिलेटेड इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूनिट 4 फिनिश होता है। हम लोगों ने सारे टॉपिक को 1 by 1 डिटेल में डिस्कस किए हैं, तो इस तरह से हमारा यूनिट 4 भी फिनिश होता है। आप हमारे प्लेटफॉर्म को चेकआउट कर सकते हैं, यूनिक सीरीज के प्लेटफॉर्म पे। हमारे प्लेटफॉर्म पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, आप इस कूपन कोड को यूज़ करके एक अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।